अक्टूबर वर्ल्ड मेनोपॉज अवेयरनेस मंथ है। इस मंथ में हम लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल पे मेनोपॉज की एक स्पेशल सीरीज़ चालू की है। आज उस सीरीज़ का हम लोग पहला पार्ट रिकॉर्ड करेंगे और हमारे व्यूअर्स को हॉट फ्लशेस के बारे में बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रजत, मेरे साथ है डॉक्टर सपना और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा यूट्यूब चैनल गायनेक दी और गायनेक वाला। सपना, आप ये बताओ कि हॉट फ्लशेस क्या होता है? हॉट फ्लैशेस एक तरह का वैसोमीटर सिम्टम है और इसमें एक बहुत ही अजीब फीलिंग का अनुभव होता है महिलाओं में, ख़ास तौर से जो 40 के ऊपर महिलाएं हैं और जो मेनोपॉज के आसपास के एज ग्रुप में है। इसमें टिपिकली कभी भी महिला को दिन में अचानक से फेस पे बहुत गर्मी गर्मी लगने लगती है। फेस का पार्ट है, गर्दन का पार्ट है, ऊपर के चेस्ट का पार्ट है, लाल लाल होने लगता है, पसीना आने लगता है, कभी कभी दिल की धड़कन बढ़ने लगती है, पल्स बढ़ने लगती है और अचानक से 3-4 मिनट के बाद उसको एकदम खूब पसीना आके ठंडी सी भी लगने लगती है। तो कभी गर्मी कभी सर्दी, तो ये टोटली एक अलग सा अनुभव होता है और इसमें अलग अलग कैटेगरी के भी अनुभव होते हैं। और कभी कभी अगर ये रात को ज़्यादा होता है तो उनकी स्लीप डिस्टर्ब होती है और उसमें कई बार नाइट स्वेट्स की भी हम बात करते हैं, जो हम आगे और समझाएंगे। तो आप ये बताओ, क्या ये हॉट फ्लैशेस कोई बीमारी है कि उसका इलाज करना पड़ेगा, कि उससे कोई तकलीफ हो सकती है फीमेल्स को अगर उसका कुछ नहीं किया तो? बहुत ही आपका अच्छा सवाल है कि क्या ये एक बीमारी है। तो ये बीमारी नहीं है, ये एक फेज़ है। जो महिलाएं अभी मेनोपॉज की तरफ बढ़ रही हैं, मेनोपॉज मतलब जब उनके पीरियड्स बंद होने वाले हैं, अप्रॉक्सीमेटली 45 to 50 ईयर्स एवरेज इंडिया में देखा आता है, लाइक 46 to 47 ईयर्स के एज ग्रुप में देखा जाता है। तो उस समय जो हार्मोनल फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, बेसिकली जो हम फेमिनिन हार्मोन बोलते हैं, ईस्ट्रोजन हार्मोन की बात हो रही है और वो हार्मोन की कमी होना शुरू हुई है और अभी उसको टाइम है और ये कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है। तो इस फ्लक्चुएशन के कारण ये सब उनको सिम्टम्स महसूस होने लगते हैं। बट इस बात की अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है कि ऐसा होता है, ऐसा हो सकता है और फीमेल्स को ये पता होना चाहिए कि इसको हॉट फ्लश कहा जाता है। मतलब घबराना नहीं है, कैरी होम मैसेज है कि घबराना नहीं है। क्यों घबराना नहीं है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये बताओ कि हॉट फ्लशेस होते क्यों हैं? जी, जैसे अभी मैंने एक्सप्लेन करा है कि अभी 40 के ऊपर क्या हो रहा है, मेनोपॉजल एज आ रही है, तो हार्मोन्स जो ईस्ट्रोजन हार्मोन है वो बॉडी में कम होता जा रहा है। ऐसा नहीं होता है कि वन फाइन डे मेनोपॉज हो गया, एक दिन अचानक से मेनोपॉज हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये एक फेज होता है जो 5 से 7 साल का हो सकता है। एवरेज 45 to 55 ईयर्स के बीच में कभी भी मेनोपॉज आ सकता है। और मेनोपॉज होता क्या है, जब 12 सलंग महीने पीरियड्स बंद हो जाते हैं उसके बाद हम रिट्रोस्पेक्टिवली बोलते हैं कि अब आपने मेनोपॉज अटेंड कर लिया है। तो बेसिकली ये जो ईस्ट्रोजन हार्मोन के फ्लक्चुएशंस के कारण हो रहा है, ये मेनोपॉज होने के 3 से 4 साल पहले ही चालू हो जाता है और कई बार मेनोपॉज होने के बाद भी 5 से 7 साल तक रह सकता है। आपने मेरे अगले सवाल का जवाब दे दिया, फिर से दोबारा फ्रेश करूंगा। हॉट फ्लशेस कितनी उम्र में होता है, कितने साल तक के लिए रहता है और कब खत्म होता है, एक बार आप दोबारा बताओ। जी, अभी थोड़ी हम एशियन और वेस्टर्न पॉपुलेशन की कंपैरिजन करें तो जो एशियंस हैं, हम इंडियंस हैं, उनको 10 से 12 साल मेनोपॉज थोड़ा जल्दी आ रहा है। इसलिए अब मैं बार बार 40 के ऊपर जो बात कर रही हूँ ये 35 ईयर्स से भी हो सकता है, क्योंकि अगर महिलाओं का महीना या माहवारी उनकी 40 साल के पहले ही अगर बंद हो रही है, जिसको हमारी मेडिकल लैंग्वेज में प्री मेच्योर मेनोपॉज के नाम से भी जाना जाता है, तो उनको 35 प्लस एज ग्रुप में भी हो सकता है। तो कोई भी एज ग्रुप में हो सकता है जब उनका महीना बंद होने वाला है, उसके 3 से 4 साल पहले हो सकता है और महीना बंद होने के बाद 5 से 7 साल तक भी लोगों को हो सकता है। बट वो थोड़ा रेयर है। मोस्टली ये जो ट्रांजिशन फेज होता है बीच का 2 से 4 साल का, उसमें सबसे ज़्यादा देखने में आता है। तो ये बताओ, ये हॉट फ्लशेस एक दिन में कितनी बार हो सकता है? एक बार होगा, 2 बार होगा या बहुत बार होगा? जी, या हर रोज होता है? जी, इसमें हम लोग है ना माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर, ये 3 तरह की कैटेगरी हम बनाई रखी है। माइल्ड मतलब कभी भी ओकेजनली हॉट फ्लैशेस आ गए हैं और उसमें केवल उनको जैसे गर्मी सर्दी का एहसास हुआ है, पसीना आ गया है अचानक से। लेकिन जो मॉडरेट होता है उसमें ये एपिसोड्स कई बार हो सकते हैं, लाइक दिन में 1 या 2 बार हो रहा है, हफ्ते में 2-3 बार हो रहा है, ऑल्टरनेट डे हो रहा है, कभी भी हो रहा है, बट कम फ्रीक्वेंसी उसकी कम है। और जो सीवियर कैटेगरी होती है उसमें वो हर दिन हो रहा है। जो फीमेल है उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्ट हो रही है, खास तौर से उसको अजीब सी घबराहट हो रही है, पसीना भी आ रहा है, उसकी नींद भी डिस्टर्ब हो रही है और इनफैक्ट ड्यूरिंग हर वर्क लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ या घर के काम काज वो कर नहीं पा रही है, उसकी वजह से उसको हम सीवियर कैटेगरी बोलते हैं। और कई बार उसमें बहुत दिल की धड़कनें भी तेज होने लग जाती है और कई बार पेशेंट को ऐसा लगने लगता है कि क्या मुझे कोई हार्ट की बीमारी हो गई है।
तो ये बताओ कि ये हॉट फ्लशेस के को ट्रिगर फैक्टर्स क्या होते हैं? कुछ ट्रिगर होता है क्या? कुछ खाने से, कुछ पीने से, कुछ सीजन से, कुछ ना करने से, ऐसा कुछ ट्रिगर होता है? अपने ट्रिगर्स मतलब वह चीज़ें जो इसको ट्रिगर करती हैं वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ख़ास तौर से समर सीज़न या वातावरण जब बहुत ज़्यादा ह्यूमिड या गर्म है तो उस समय महिलाओं को ये थोड़ा ज़्यादा तकलीफ़ करता है। दूसरी चीज़ें हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना ले रहे हैं, बहुत मिर्ची मसाले वाला ऑयली खाना ले रहे हैं तो वो भी एक ट्रिगर का काम कर सकता है। महिलाएं जो कैफ़ीन का इंटेक, चाय और कॉफ़ी दोनों में ही कैफ़ीन होता है, अगर कैफ़ीन का इंटेक बहुत ज़्यादा है, 5-6 कप है पर डे, 1 और 2 कप्स हम अलाउ करते हैं, बट इससे ज़्यादा अगर वो क्वांटिटी में ले रहे हैं या कॉफ़ी की जो मात्रा है अगर बहुत ज़्यादा है, बहुत कॉन्सेंट्रेटेड कॉफ़ी है तो भी ये कैफ़ीन की मात्रा उसमें ज़्यादा होती है। कुछ महिलाएँ जो स्मोकिंग करती हैं, अल्कोहल अगर बहुत ज़्यादा यूज़ है, तो ये सारी चीज़ें, ख़ास तौर से स्ट्रेस कि डे टू डे जो स्ट्रेस है कि अभी मुझे ये करना है, अभी मुझे ये करना है, और ये जो डेडलाइंस होती है कि इतने बजे तक ये प्रोजेक्ट सबमिट करना है या वर्क प्लेस की जो डेडलाइंस होती हैं, तब वो इतना ज़्यादा लोड और प्रेशर वो झेल नहीं पाती हैं, मैनेज नहीं कर पाती, और वो भी एक ट्रिगर की तरह काम करता है। और कई बार हम ये जो एक्सरसाइजेज करते हैं, अगर वो बहुत सारी एक्सरसाइजेज एक साथ लंबे समय तक करती हैं तो उनको पसीना और घबराहट होने लग जाती है। आपने कहीं पहले बोला था कि एक एम्प्टीनेस सिंड्रोम करके एक चीज़ होती है, क्या वो भी स्ट्रेस ट्रिगर करता है इस एज ग्रुप में? एम्प्टीनेस सिंड्रोम मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट कि ये जो एज ग्रुप है इसमें क्या होता है कि अचानक से बच्चे क्या होते हैं कि उनका 12th क्लियर हो गया है और वो अपनी कॉलेज लाइफ में एंटर कर चुके हैं और वो घर से बाहर निकल गए। तो ख़ास तौर से जो हाउसवाइफ्स हैं, जो अभी तक उनका पूरा फोकस मतलब घर में था, बच्चों में था, और बच्चों की देख रेख, उनके एग्ज़ाम्स, उनके डे टू डे प्रोजेक्ट्स, और अचानक से घर एकदम खाली हो गया है और उनको ये लोनलीनेस की फीलिंग होती है कि अब उनकी ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं है, जैसे उनके बच्चे अब चले गए हैं। तो ये जो एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम की ये बात होती है, उनकी लोनलीनेस का भी ये कारण होता है कि ये उनको कई बार इससे ट्रिगर होता है। और एट द सेम टाइम कई बार उनके पास वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, जैसे बच्चे अगर है ना 10th और 12th क्लास में हैं, उनकी करियर डिसीजन मेकिंग चल रही है, उनकी कोचिंग क्लासेस चल रही हैं, कई बार एजेड पेरेंट्स होते हैं घर में जो काफ़ी सिक हैं, उनकी देखरेख करनी है। तो जो वर्कलोड और इमोशनल चैलेंज होता है उसकी वजह से भी फीमेल में कई बार ये हॉट फ्लैशेस बहुत ज़्यादा ट्रिगर होते हैं। बहुत सही बताया आपने। अच्छा, आप ये बताओ कि एक फीमेल को हॉट फ्लशेस अगर हो रहा है और वो घर पे है तो वो खुद से क्या कर सकती है ताकि उसको बेटर फील हो, अच्छा फील हो, थोड़ा सा मैनेज कर सके? सबसे पहले तो ये अपनी स्थिति जो अनुभव उनको हो रही है उनको पहले ये समझना पड़ेगा कि ये उनके साथ हो क्या रहा है। क्योंकि जो एजुकेटेड फीमेल्स हैं, क्योंकि बहुत सारा मीडिया के थ्रू सोशल हैंडल्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, खासतौर से न्यूज़पेपर्स हैं, मैगजीन्स हैं, उनमें तो इसकी बात होती है, बट वो महिलाएं जो ये सब रीड नहीं करती हैं, उनको ये पता ही नहीं होता है कि उनको उनके साथ हो क्या रहा है। इनफैक्ट मैं अपनी माँ को भी रिमेंबर करती हूँ कई बार कि वो भी हमें ये सब बताती थी जब हम छोटे हुआ करते थे और हमको कभी समझ में नहीं आया कि उनके साथ ये क्या होता था। तो इसीलिए इनको हैंडल करने के लिए, जो हॉट फ्लैशेस हैंडल करना है उसके लिए काफ़ी सारी सिंपल हम लाइफस्टाइल चेंजेस की टिप्स समझाते हैं। खास तौर से स्ट्रेस फ्री रहना, कि ठीक है एक टाइम था कि जब आप बहुत सारा मल्टीटास्किंग कर रहे थे, लेकिन अब अगर आप मल्टीटास्किंग नहीं भी कर पा रहे तो अपनी स्थिति को आप एक्सेप्ट करिए और थोड़ा स्लो हो जाइए और आपसे जितना मैनेज हो उतना काम हैंडल करिए। दूसरी चीज़ है अपने आप को हाइड्रेशन, पानी का इंटेक बहुत अच्छा रखना है। कम से कम आपका 2.5 से 3 लीटर इंटेक वाटर होना चाहिए। वाटर के अलार्म्स लगाइए जिससे आपको याद रहे कि आपको वाटर इंटेक करना है। अगेन कैफीन का जो इंटेक है वो कम करिए। 4 से 5 बजे के बाद आप चाय कॉफ़ी मत पीजिए क्योंकि वो स्लीप को डिस्टर्ब करता है। हल्के ढीले कपड़े, कॉटन के क्लोथ्स जो आपको ठंडा रखे, कूल रखे, जैसे हम समर सीजन में पहनना चाहते हैं। अगेन आपको जो मन है वो करिए। आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी होना चाहिए। सारी ज़िंदगी आप बच्चे और फैमिली के लिए कराए, लेकिन अगर आप पर्सनली कोई हॉबी में इन्वॉल्व होंगे तो वो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी लाएगा। स्पाइसी ऑयली खाना कम कर दीजिए, घर का बना हुआ फ्रेश फूड खाइए, और ऑब्वियसली डाइट और लाइफस्टाइल ये तो हम अलग बात करेंगे। बेसिक ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, प्राणायाम, योगा, मेडिटेशन, इन सब का सहारा लीजिए। मैं 4-5 चीज़ें एक चीज़ करके पूछूंगा। जब उसको फीमेल को हॉट फ्लैश हो रहा है तो क्या खाना चाहिए जिससे उसको थोड़ा सा आराम मिले? क्या पीना चाहिए जिससे उसको थोड़ा सा आराम मिले? क्या करना चाहिए? क्या उसको ठंडे पानी में नहाना चाहिए, गर्म पानी में नहाना चाहिए? क्या उसको कोई एक्सरसाइज स्पेसिफिक करनी चाहिए? एक एक पॉइंट करके बोलो, क्या खाना चाहिए? जी, सबसे पहले हम डाइट की बात करें तो हम लोग इसमें बोलते हैं कि आप
फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इंटेक बढ़ाइए, खासतौर से फाइबर, जो सैलेड्स की बात होती है, 300 to 400 ग्राम्स ऑफ फाइबर आपकी बॉडी में रोज जाना चाहिए। तो 2 मील में अपनी सैलेड्स को शामिल करिए। अगेन अपना प्रोटीन इंटेक बढ़ाइए, जो ओवरऑल आपके फिटनेस में हेल्प करेगा। प्रोटीन इंटेक वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन के हिसाब से वो बढ़ा सकते हैं। हेल्दी नट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे बॉडी में हार्मोन्स की कमी हो रही है, घुटने खराब होने शुरू हो रहे हैं। तो इन सब चीज़ों में आपके हेल्दी नट्स, जो हेल्दी सीड्स होती हैं, कई तरह के सनफ्लावर सीड्स, पम्पकिन सीड्स, कोई भी अखरोट, वॉलनट, बादाम, जितने भी टाइप के चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, ये हम खास बोलते हैं उनको इंटेक करने के लिए। इसके अलावा जो अनाज है वो मोटा लेना है, रिफाइंड और प्रोसेस थोड़ा बचना है। जैसे मैदा हो गई, वो बहुत रिफाइंड होता है। अपना रोटी भी बनाते हैं तो मोटे अनाज की बनाइए। मल्टीग्रेन करिए, घर में अपना आटा खुद बनाइए। सोयाबीन का आटा उसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि सोयाबीन से हमको नेचुरल फाइटोएस्ट्रोजेंस मिलते हैं, जो उनको इस फेज से गुजरने में मदद करेंगे। तो आटे को मोटा बनाइए, मल्टीग्रेन करिए, प्रोटीन का इंटेक बढ़ाइए, और सीजनल जो फ्रूट्स अवेलेबल है वो भी साथ में लेना है। और वाटर इंटेक तो मैं हमेशा बोलती हूँ, दिन में 10 से 12 ग्लास एक्स्ट्रा पानी पीना है, जो आप रूटीन पी रहे हैं। मतलब हर 2-2 घंटे में 1-1 ग्लास वाटर आप काउंट करके जाइए और देखिए कि आप पी रहे हैं कि नहीं। ये हॉट फ्लशेस में ठंडे पानी से नहाने से कुछ फ़र्क पड़ेगा? अगर एसी में ऑलरेडी है फीमेल और उसको हॉट फ्लश हो रहे हैं, तो वो ठंडा पानी नहा लेगी तो उसको फ़र्क पड़ेगा, या गर्म पानी है, कैसे? जी, अभी ये ठंडे और गर्म पानी का ऐसा है कि जब उसको हॉट फ्लश के एपिसोड हो रहे हैं तो उस समय अपना वो चेहरा पानी से धो सकती है। उसको अच्छा फील होगा। तुरंत वो खुली हवा में, खिड़की के बाहर या कोई बालकनी जहाँ पे हवा आ रही है, या फिर वो एयर कूलर या फिर कोई फ़ैन के सामने वो बैठ सकती है। हम ये भी सजेस्ट करते हैं कि खासतौर से जो फीमेल्स कुकिंग कर रही होती है, तो वहाँ पर हीट के कारण भी कई बार उनको हॉट फ्लश ट्रिगर होते हैं, और समर सीजन में ये और ज़्यादा ट्रिगर होते हैं। तो अपने छोटे छोटे फ़ैन वो अपनी डेस्क के पास में, किचन के पास में रख सकती है, जो उनको कंटिन्यूसली कूल डाउन कर सकता है। या फिर अपनी वर्क प्लेस के आसपास कोई एसी यूज़ कर सकती हैं, तो ये सब उनको थोड़ा कूल डाउन करेगा। तो ये सब कर सकते हैं। ऐसा कब फीमेल को लगे कि बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, तब उसको डॉक्टर को बताना चाहिए? आप जैसे मेनोपॉजल स्पेशलिस्ट के पास कब उसको अप्रोच करना चाहिए? अगर ये हॉट फ्लैशेस के सिम्टम्स हो रहे हैं तो अपने मेनोपॉज प्रैक्टिशनर के पास, अपने गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास आप एक मुलाकात ज़रूर लीजिए। एटलीस्ट आप उनको शेयर करिए कि आपके साथ ये सब चीज़ें हो रही हैं। अगेन डिलीवरी के बाद महिलाएं गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास जाती नहीं हैं, उनको अपना ईयरली चेकअप्स और कैंसर स्क्रीनिंग टेस्ट भी कराते रहना चाहिए। अगर वो टेस्ट नहीं कराएंगे, सोनोग्राफी, ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी नहीं कराएंगे, तो यूट्रस और बच्चेदानी की स्थिति क्या है, कोई गांठ है, कोई पॉलिप्स है, उनको कभी पता नहीं पड़ेगा। अब हॉट फ्लैशेस का मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ स्ट्रेस के कारण ट्रिगर हो रहा है। कई बार वो दूसरी वीकनेस, मांसपेशियों में दर्द, जॉइंट्स में पेन, ऐसी कई सारी चीज़ें और भी उनके साथ हो रही है। क्योंकि हमारा आज टॉपिक हॉट फ्लैश है, तो हम सिर्फ हॉट फ्लैशेस के बारे में डिस्कस करें। इसलिए अपने गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर को मिलिए अगर आपको ऐसी कोई फीलिंग हो रही है। और ख़ास तौर से फीमेल्स जिनको ये एपिसोड्स हर रोज़ हो रहे हैं, रात में पसीना आ रहा है और वो घबराहट सी हो रही है, उनको तो तुरंत मिलना चाहिए, क्योंकि इसके लिए बहुत अच्छे मेडिसिन अवेलेबल है अगर वो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिस्टर्ब कर रहे हैं। यहाँ पे मैं एक टॉपिक बात बताना चाहूँगी कि ये नाइट स्वेट्स क्या होते हैं। इसमें ऐसा होता है कि हस्बैंड वाइफ सब लोग अच्छे से सो रहे हैं, एसी चल रहा है, या फिर कोई मीटिंग है जहाँ पे एवरीबडी इज़ कंफर्टेबल, और अचानक से आप पूरे पसीने पसीने हो रहे हो और सब लोग कंफर्टेबली बैठे हैं और आपको पसीना हो रहा है, घबराहट हो रही है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब एवरीबडी एल्स इन द रूम इज़ कंफर्टेबल, लेकिन आप खुद पसीने पसीने हो रही हो। और ऐसा एपिसोड उनको आता है, और रात को जब ये होता है तो बिस्तर में पूरा पसीना हो जाता है और आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, और एक बार नींद डिस्टर्ब होती है तो वापस वो नींद आती भी नहीं है। तो ये जो चीज़ें होती है, क्योंकि इससे चिड़चिड़ापन, थकान, नींद ना पूरी होने के कारण हेडेक्स, ये सब उनको ज़्यादा परेशान करता है, तब तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर को मिलना है। हॉट फ्लशेस एक बहुत कॉमन चीज़ है और मोस्टली उसके ट्रीटमेंट मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती नहीं है। ज़रूरत है तो आप एक वेल क्वालिफाइड मेनोपॉजल स्पेशलिस्ट को मिलें, जो आपके ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करने में आपकी मदद करेगा। और अगर आपके ट्रिगर्स आप आइडेंटिफाई करके उसको ट्रिगर्स को प्रिवेंट कर सकते हो, तो मोस्टली ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। मोस्ट ऑफ द केसेस में लाइफस्टाइल और डाइट मॉडिफिकेशन के साथ इंप्रूवमेंट हो जाती है। और अगर उससे भी नहीं फ़र्क पड़ता है, तो जैसा मैं सपना को अगला सवाल पूछूंगा कि हॉट फ्लशेस के लिए हम लोग कौन सी मेडिसिन यूज़ करते हैं। अगर किसी को ये हॉट फ्लश ज़्यादा परेशान कर रहे हैं तो हम उनको 2 तरह का ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं, एक हार्मोनल और एक नॉन हार्मोनल। अभी हमने लाइफस्टाइल उनको समझा दिया, उनको ट्रिगर्स समझा दिया, उनको डाइट समझा दी, उनकी दिनचर्या समझा दी, उनको एक्सरसाइजेस भी बता दी। लेकिन नाउ हम स्पेसिफिक ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अभी जो नॉन हार्मोनल ट्रीटमेंट है उसमें 3-4 कैटेगरी की मेडिसिन होती हैं। उसमें हमारे ये सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर्स होते हैं, SNRIs भी होते हैं, क्लोनिडिन जैसे ड्रग्स होते हैं,
सिटेलोप्राम जो उनको रिलैक्स करते, एंटी एंजाइटी मेडिसिन होती है, गाबापेंटिन, प्रेगाबेलिन होती हैं जो नर्व से रिलेटेड होती हैं। तो ये सारी मेडिसिन उनको हम प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, इनके अप्रोप्रिएट डोजेज है। इसको हम हमेशा एक शॉर्ट कोर्स ही देना पसंद करते हैं, और ख़ास तौर से इस तरह की मेडिसिन हम उनको देते हैं जिनमें हार्मोनल थेरेपी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है या वो हार्मोनल थेरेपी नहीं ले सकते, क्योंकि हॉट फ्लैशेस का जो बेस्ट ट्रीटमेंट है वो हार्मोन थेरेपी है। हालांकि हार्मोन थेरेपी जो मेनोपॉज हार्मोन थेरेपी के नाम से हम इसको पहचानते हैं, इसमें मार्केट में बहुत ज़्यादा डर बैठा हुआ है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उससे ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है। बट ये एक मिथ बन गया है। अभी नई बहुत सारी रिसर्च और स्टडीज़ आ गई हैं जिन्होंने ये प्रूव करा है कि खास तौर से महिलाएं जिनको ये सिम्टम हो रहा है, क्योंकि हॉट फ्लैशेस क्या होता है 75 to 85% महिलाओं में देखा जाता है। मतलब ये मोस्ट कॉमन सिम्टम है मेनोपॉज का जो महिलाओं को परेशान करता है, और उसके लिए हार्मोन थेरेपी वंडरफुल ड्रग है, और इसको प्रॉपर डोज में हम देते हैं, शॉर्ट पीरियड के लिए देते हैं, और पेशेंट को पूरा असेस करके देते हैं, और इससे जो होने वाला ब्रेस्ट कैंसर का जो खतरा है वो भी काफ़ी कम है। 2-3 चीज़ें बोलना चाहूँगा कि ये थेरेपी ओवर द काउंटर नहीं ले सकते। ये थेरेपी आपको अपने मेनोपॉज स्पेशलिस्ट को मिलना पड़ता है। वो आपका एक रिस्क इवैल्यूएशन फॉर्म इनका स्कोर होता है, वो कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद ही वो आपको एडवाइस करते हैं कि आप मेनोपॉजल हार्मोन थेरेपी ले सकते हैं या फिर आपको नॉन हार्मोनल थेरेपी लेना चाहिए। नॉन हार्मोन थेरेपी में भी आप ओवर द काउंटर नहीं ले सकते। आपको इवैल्यूएशन के बाद हर पेशेंट को अलग अलग डोज ज़रूरत पड़ती है। किसी को क्लोनिडिन ज़रूरत पड़ेगा, किसी को प्रेगाबेलिन ज़रूरत पड़ेगा। अच्छा, ये बताओ कि इसमें कुछ वाइटामिन्स का कुछ रोल होता है, विटामिन डी या विटामिन B12 इसका कुछ रोल होता है? बिल्कुल, इनको हम एक्चुअली माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के नाम से भी जानते हैं। कैल्शियम हुआ, विटामिन डी हुआ, विटामिन ई हुआ, अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स हुए, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हुए, तो ये सारी चीज़ें भी हेल्प करती हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉडी में हार्मोन्स की कमी हो रही है, तो ये सारी चीज़ें हेल्प करती हैं। और ये भी हम टाइम टू टाइम सप्लीमेंट कर रहे हो। तो आजकल लेडीज़ बहुत एजुकेटेड हैं, वो खुद भी कोलेजन सप्लीमेंट्स हुए हैं, और कोलेजन के मिक्स प्रीमिक्स पाउडर्स अवेलेबल है, प्रोटीन पाउडर्स अवेलेबल है, विटामिन्स के सप्लीमेंट्स हैं, वो खुद भी ले ही रही होती हैं। इसलिए ये सब भी हम, जब पेशेंट हमारे पास आता है और वो ये प्रॉब्लम हमको समझाता है, तो हम उनका पूरा गायनिक चेकअप सबसे पहले करते हैं, जिसमें उनका रूटीन ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी हो गई, हिस्ट्री टेकिंग हो गई, जिसमें उनको क्या क्या हो रहा है, उनकी कैसे डिलीवरीज हुई हैं, डिलीवरी के बाद उन्हें सब सप्लीमेंट्स लिए हैं, उनकी मदर को क्या इस तरह के एपिसोड्स थे, उनकी फैमिली में किसी को कैंसर की हिस्ट्री है, किसी का कैंसर का इलाज हो रखा है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इसलिए अपने मेनोपॉज प्रैक्टिशनर और गायनोकोलॉजिस्ट के साथ मुलाकात लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और नॉट ओनली हॉट फ्लैशेस का ट्रीटमेंट, हम साइड टू साइड उनका अनीमिया, उनको हीमोग्लोबिन की कमी है, उनको कई बार ये थायराइड की बीमारियां होने लगती है, हाइपरथायराइडिज्म में भी बहुत ज़्यादा पसीना और पैल्पिटेशंस होने लगते हैं। कई बार ऐसी महिलाएं हैं जिनका 40 के पहले मेनोपॉज हो गया और उन्होंने कुछ करा ही नहीं, और वो 50 साल की है, मेनोपॉज को हुए 10 से 15 साल हो चुके हैं, और उनका हमको कार्डियक वर्कअप कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हार्मोनल कमी से कई बार कार्डियक रिस्क फैक्टर्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ओबेसिटी है, तो ओबेसिटी में उनके लिपिड प्रोफाइल्स बढ़े हुए होते हैं। तो इसलिए अगर वो हमारे पास आती हैं तो ये सब देखते हैं, हम उनको कैंसर स्क्रीनिंग की जो मेजर 3 कैंसर टेस्ट हैं उनकी सलाह देते हैं, उनके फुल बॉडी ब्लड टेस्ट हम उनको समझाते हैं, चेक करते हैं, रिपोर्ट्स चेक करते हैं, और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जो हम बात कर रहे हैं कि एडिक्वेट डाइट, एडिक्वेट कैल्शियम, विटामिन डी और एंटीऑक्सीडेंट्स हम उनको एडवाइस करते हैं। आखिरी क्वेश्चन, ये हॉट फ्लशेस को हम लोग प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, होने से रोक कैसे सकते हैं, कुछ कर सकते हैं इसके लिए? देखिए, हॉट फ्लैशेस जैसे मैंने बात करी है कि 75% महिलाओं में ये मोस्ट कॉमन सिम्टम है। अब ज़रूरी नहीं है कि सबको यह हॉट फ्लैशेस हो, एवरी फीमेल इज़ डिफरेंट, लेकिन रिसर्च और स्टडीज़ ने ऐसा बोला है कि 40 के बाद अगर आप नेचुरल अपनी डाइट में सोय प्रोडक्ट्स का आप इंकॉर्पोरेशन करें, अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल करें, मोटा अनाज खाएं, एवरीडे एक्सरसाइज करें, लाइफ में पॉजिटिविटी लाएं, स्ट्रेस फ्री रहें और अपनी डाइट और हाइड्रेशन को सुधारें, हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करें, तो इससे जो होने वाली तकलीफ़ है वो कम होती है और काफ़ी लोगों को नहीं भी होती है। तो ये सब अगर करेंगे तो आप इससे काफ़ी हद तक बच सकते हैं। जब आप ये बोल रहे थे ये सारी चीज़ें करें, मेरे दिमाग में एक चीज़ आई कि अगर हर एक लेडी 35, 36, 37 साल के बाद एक मेनोपॉज स्पेशलिस्ट को मिले और मेनोपॉज स्पेशलिस्ट उसको समझाए कि आपको ये भविष्य में हो सकता है, इस होने के ट्रिगर्स ये हैं और आप ये अवॉइड करेंगे, ये करेंगे तो आपको ये होने के चांसेस कम हैं, तो क्या ये चीज़ सही रहेगी? हमारे हिसाब से ये करना चाहिए। बिल्कुल,
ये करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे हम मेनोपॉज एज अ होलिस्टिक हेल्थ की बात कर रहे हैं। मेनोपॉज में हॉट फ्लैशेस एक वन पर्टिकुलर सिम्टम है, बट मेनोपॉज के साथ सबसे इम्पॉर्टेंट है 40 के ऊपर जो थकान और मांसपेशियों में दर्द और बैक एक। एक्चुअली महिलाएं ये थकान के साथ ज़्यादा हमारे पास आती है रादर देन हॉट फ्लैशेस। हॉट फ्लैश के बारे में तो उनको पता ही नहीं है कि होता क्या है। तो इसीलिए अगर डिलीवरी के बाद ही जो 35 अराउंड जो एज है उसमें अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, प्रोटीन इनटेक, अपने हीमोग्लोबिन को मेंटेन रखना और कैल्शियम और विटामिन डी का गुड सप्लीमेंटेशन या अपनी डाइट में अच्छा लेना, ये वहीं से उनको इस चीज़ से लड़ने के लिए हेल्प करेगा। वीडियो के एंड में खाली इतना ही बोलना चाहेंगे कि हर एक लेडी को एटलीस्ट साल में एक बार अपने गायनेक को ज़रूर बताएं। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का इंडिया में कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हम लोग जब जागते हैं, जब कोई तकलीफ़ होती है, तकलीफ़ होने वाली हो उसके पहले अगर हमको पता चल जाए तो हम लोग उसके बारे में कुछ कर सकते हैं। क्या नहीं करना चाहिए कि ये तकलीफ़ हो, क्या करना चाहिए कि तकलीफ़ कम हो, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये था हमारी मेनोपॉज सीरीज़ में हॉट फ्लैशेस। ऐसे ही मेनोपॉज के बहुत सारे सिम्टम्स हैं और ख़ास तौर से हार्मोन थेरेपी, उसके बारे में बहुत ज़्यादा मिथ्स है और कुछ फैक्ट्स भी हैं। तो ऐसी एक वीडियो में हम मेनोपॉज हार्मोन थेरेपी के बारे में भी बात करेंगे। बने रहिए हमारे मेनोपॉज सीरीज़ में। नमस्ते।